नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप वापस से आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा क्रांति यूट्यूब बैच लगातार चल रहा है। और शुरुआत में हमेशा ऐसा ही होता है कि जब प्रीलिम्स के लिए अच्छा खासा समय होता है व्यक्ति के लिए पढ़ने के पास, तब वो उस वक्त अपना सबसे ज़्यादा समय चीज़ों को सोचने में, ढूंढने में, विचार करने में बर्बाद कर देता है। और जब यही समय प्रीलिम्स का 2 से 3 महीने का बचा होता है, तब उनको याद आता है कि अब हमको यूट्यूब पर या किसी कोर्स में जाके कहीं ना कुछ पढ़ना चाहिए। तो आज की ये सीख आपके लिए है कि जब प्रीलिम्स आपका दूर है, आज से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने दूर है 2025 का प्री, तो अभी से ही सचेत हो जाने का समय है। अभी से ही प्रीलिम्स की जो बुक लिस्ट बताई है उसको शिद्दत से फॉलो करना आप शुरू कर दें। और जो हमारा क्रांति यूट्यूब बैच आपके सपोर्ट के लिए, आपके समर्थन के लिए जो लगातार चल रहा है, इसको जितना हो सके अटेंड करें। और अपना एक पूरा रजिस्टर, बढ़िया मोटा सा रजिस्टर मेंटेन करें जिसके ऊपर लिख दें क्रांति यूट्यूब बैच प्री 2024। और इस बैच में हम जो कुछ भी पढ़ाते हैं उसके अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, बाकी बुक लिस्ट आपको हमने बता ही दी है, उसको तो आपको वैसे भी फॉलो करना ही पड़ेगा। और जब ये बुक लिस्ट और हमारा ये क्रांति यूट्यूब बैच, ये दोनों चीजें जब एक साथ कंबाइन होंगी तो आपके लिए प्री 2025 का जो सफर है वो बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा। और मैं पहले भी बता चुका हूं, आज भी बता रहा हूं कि प्रीलिम्स की तैयारी के लिए ना तो कोई आपको अब ऑनलाइन कोर्स की आवश्यकता है, ना ही अब आपको कोई ऑफलाइन कोर्स की आवश्यकता है। जिस हिसाब से पैटर्न बदला है 2024 के क्वेश्चंस का, अब जो हालात हैं उन हालात के अनुसार आने वाले भविष्य में कम से कम 5 साल के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। मैं तो समझता हूँ अब प्री का पूरा भविष्य ही क्लियर हो गया है। आप एक प्रॉपर बुक लिस्ट फॉलो करिए, एक टीचर के गाइडेंस में आप किसी जो यूट्यूब लेक्चर्स या बैचेस होते हैं उनको फॉलो करिए, इतने में भी आपका काम हो जाता है। अब आपको कोई पेड कोर्स की आवश्यकता प्रीलिम्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मेंस के लिए हालांकि डेफिनेटली है, हमेशा रहेगी। हालांकि मेंस भी आप सेल्फ स्टडी से बेशक कर सकते हैं, परंतु मेंस के कोर्स की जो अहमियत है वो हमेशा उतनी ही बरकरार रहती है। तो दोस्तों, आज हमारे क्रांति यूट्यूब बैच का लेक्चर नंबर 4 आप वहां पर भी देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 4 आप यहां पर भी देख सकते हैं। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है मध्य प्रदेश का बजट 2024-25, उसका भाग नंबर है 4। मैंने आपसे कहा था कि मुझे कम से कम 4 से 5 लेक्चर इसमें लगेंगे। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, 5वें नंबर का लेक्चर, और उसमें ये टॉपिक जो है पूरा समाप्त हो जाएगा। और मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले 1 से 2 दिन में मैं आपको स्टूडेंट्स के नोट्स भी दिखाऊं कि किस तरह से स्टूडेंट्स क्रांति बैच से नोट्स बना रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ इसको देख रहे हैं, बस इसको सुन रहे हैं, तो सिर्फ सुनने मात्र से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स जो हमेशा मैं बताता हूं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्रांति बैच की कहानी, सिर्फ आपको एमपीपीएससी प्री 2025 में एक्सपर्ट बनाना है। ये इसकी स्टार्टिंग डेट है, बाइलिंगुअल है, आप आराम से किसी भी माध्यम में पढ़ सकते हो। और जब तक प्री 2025 नहीं आएगा तब तक ये क्रांति बैच यूं ही बरकरार रहेगा, चलता रहेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेंस की तैयारी कैसे करनी है, चैनल पे जाके इस वीडियो को देख लीजिए। अब मैंने इस वीडियो का नाम प्री प्लस मेंस कंबाइंड की जगह प्रॉपर मेंस सेल्फ स्टडी वाला कर दिया है। वीडियो सेम है, बस वो फोटो जो है उसका बदल दिया है। मेंस के लिए चैनल पे इस वीडियो को जाके देख लीजिए। और प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ाई करनी है 8 महीने, तो 8 महीने प्रीलिम्स की पढ़ाई के लिए इस वीडियो को जाके देख लीजिए। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग जहाँ से कल हम लोगों ने अपना बजट को जो है पढ़ के समाप्त किया था, आज वहीं से जो है आगे हम प्रस्थान करेंगे। तो कल मैंने आपको अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, इनसे संबंधित मध्य प्रदेश के बजट में जितनी भी जानकारी है उसके बारे में हम लोगों ने पूरी जानकारी देख ली थी। और कल के लेक्चर में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आए थे, और आज भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दोस्तों हमारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो एससी और एसटी के बारे में देख लिया, अब हम किसके बारे में देखेंगे। अब जो हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब इसमें जनरली हम बात कर रहे हैं ओबीसी, या फिर ऐसी और जातियां जो घुमंतु किस्म की हैं, मतलब इधर से उधर घूम रही हैं, ट्रैवलिंग कर रही हैं, बंजारे टाइप ऐसी जो जनजातियां हैं उनको भी जो है यहाँ पर डाल लिया गया है। वैसे तो आप पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो यहाँ पर ओबीसी को लेके आप चल सकते हैं। तो इसके रेफरेंस में क्या कहा गया है दोस्तों, देखिए हम
110 नंबर के पॉइंट पर आ गए हैं हम पिछले 3 लेक्चर में मात्र। ठीक ठाक हमने अच्छा कवर किया है। और सिंपल क्या है दोस्त, इस पेज पे तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको लिए हाईलाइट किया नहीं गया है। मतलब पिछड़ा वर्ग से संबंधित ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है। आप ये पूरा पोर्शन पढ़ोगे ना, इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है पिछड़ा वर्ग से संबंधित। बस एकमात्र चीज जो इसमें पढ़ने लायक नजर आ रही है प्रीलिम्स के नजरिए से, वो यही है कि जितने भी बैकवर्ड क्लासेस हैं या जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, इन सब के लिए कंबाइन करके आने वाले 2024-25 के बजट में सरकार ने 1704 करोड़ का जो है प्रावधान बनाया हुआ है। बस इतनी सी बात है। तो इसमें ऐसा कोई फैक्ट छुपा हुआ नहीं था, तो ज़बरदस्ती हमको फैक्ट ढूंढने की आवश्यकता है नहीं। अब यहाँ से आप आगे चलें तो जी हाँ, यहाँ से डेफिनेटली काफ़ी सारे फैक्ट्स जो हैं। लेकिन कल हम लोगों ने देखा था कि जब हमने एससी के बारे में पढ़ा था और एसटी के बारे में पढ़ा था, तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमको थे। जैसे याद करो, वो पीएम जनमन योजना कितनी बार आ रही थी, और छात्रावास बनाने हैं, है ना, ये सब कितनी चीज़ें आई थी वहाँ पर। तो यहाँ पर फैक्चुअल डेटा बहुत था, तो उसको ध्यान से पढ़ना है, इससे पिछले लेक्चर जो था। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं क्या सामाजिक न्याय के बारे में। सामाजिक न्याय समझते हैं आप? न्याय मतलब होता है जस्टिस, और सामाजिक मतलब होता है सोशल। तो कंबाइन करके क्या हो गया, सोशल जस्टिस के बारे में क्या जो है कहानी यहाँ पर कही गई है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश में एक योजना चलती है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। वैसे तो ये सिर्फ विवाह नहीं है, इसको ऐसे लिखा जाता है, ये कन्या विवाह के साथ निकाह योजना भी है। कौन सी? निकाह। तो निकाह कहाँ पर होता है? इस्लाम धर्म में निकाह होता है, तो उसको भी इस योजना में शामिल किया गया है। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना। ठीक है। तो इस योजना के तहत सरकार ने कितना गुना पैसा बढ़ा दिया है। तो अभी तक सरकार जो है 75 करोड़ के आसपास पैसा लगा रही थी पिछले साल के अनुसार, लेकिन अब लगभग उन्होंने उस धनराशि को क्या कर दिया है, 3 गुना बढ़ा दिया है। 3 गुना से बढ़ा दिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो 3 गुना ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचना कि सर 75, पहले 75 था अब 3 गुना बढ़ा दिया है, तो उसके हिसाब से तो यहाँ पर 225 के आसपास आना चाहिए, तो यहाँ पर 250 क्यों लिखा है? तो देखो, 3 गुना से जो है उसको बढ़ा दिया। थोड़ा सा उन्होंने वहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक्स, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ उन्होंने करी है। 250 करोड़ के आसपास उन्होंने लिख दिया है। बट आप मेजरली वो संख्या मत याद करिए, आप बस इतना याद रख लीजिए कि जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना है, इस योजना के तहत 2024-25 में पिछले साल की तुलना में टोटल कितना पैसा बढ़ा दिया है सरकार ने? तो 3 टाइम्स, 3 गुना पैसा बढ़ा दिया है। और इसमें मैं आपको एक चीज दोस्त और बताना चाहता हूं कि ये जो मुख्यमंत्री कन्या और निकाह विवाह योजना है, ये शुरू कब हुई थी? तो इसकी स्टार्टिंग डेट और लिख लेना आप, है ना। तो इसकी डेट स्टार्टिंग नहीं, इसका जो सन है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सन 2006 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ओके। अच्छा, आगे देखें जरा, आगे क्या कहता है। आगे कहता है दोस्त, आगे कहता है कि सामाजिक न्याय के लिए, सोशल जस्टिस के लिए क्या कुछ और भी योजनाएं हैं। तो यहाँ पर कुछ योजनाओं के नाम आए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट कर दिया है। जैसे कि राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, है ना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। तो ये आपकी 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपकी टोटल 5 योजनाएं हैं साहब। कितनी हैं? ये टोटल आपकी 5 योजनाएं हैं। और ये 5 योजनाओं में जब भी मैं कोई आपसे योजना पढ़ने के लिए कहता हूं, तो आपसे क्या कहता हूं कि अपने लेवल पे तुम कुछ सर्च करना चाहते हो तो कितनी लाइन कर लो, 2 से 3 लाइन। अब ये 2 से 3 लाइन में भी खास तौर पे 3 लाइन में कहता हूं। सबसे पहले कि योजना की स्थापना कब हुई, पिछले लेक्चर में भी बताया था, पहले देखो कि उसकी स्थापना कब हुई। फिर ये देखो कि योजना किसके लिए चलाई जा रही है, फॉर होम, ये योजना किसके लिए चलाई जा रही है। तो जब भी हम देखते हैं कि योजना किसके लिए चलाई जा रही है, तो खासतौर पे किसी किसी योजना में एज फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि ये 40 से 50 साल के लोगों के लिए चलाई जा रही है, ये 50 से 70 साल के लोगों के लिए चलाई जा रही है। तो पहले देखो किसके लिए चलाई जा रही है, और फिर उसके बाद देखो कि इसमें कितनी धनराशि दी जा रही है, इस योजना के तहत कितनी धनराशि दी जा रही है। तो 3 लाइन आप किसी भी योजना के बारे में लिख लेते हो तो प्रीलिम्स के नज़रिए से खुद को बहुत सेफ मान सकते हो, क्योंकि या तो वो तारीख पूछेगा, या वो किसके लिए चलाई जा रही है वो पूछेगा, या फिर योजना में कितना पैसा दिया जा रहा है वो पूछता है। इसके अलावा वो और कुछ भी और नहीं पूछता प्रीलिम्स में। ठीक है। अच्छा, देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले नाम पढ़ाया, मुख्यमंत्री कन्या विवाह
एवं निकाह योजना, तो निकाह शब्द भी उसमें जुड़ा हुआ है। और ये कौन सा वर्ष मैंने आपको पढ़ाया था, कब आई थी ये? 2006 में आई थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो ये जितनी भी योजनाएं हैं ना, खैर अब नीचे का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस ये वाला था, ये 5 योजनाओं के बारे में आपको बताना चाहता था। उसके बाद फिर आगे बढ़े, उद्योग एवं व्यापार वाली कैटेगरी आ गई। अभी ये मत सोचना कि सर आज इतना कम इंपॉर्टेंट क्यों आ रहा है, अभी 2-3 चीज़ें ही क्यों आई हैं, क्योंकि अभी बस लेक्चर शुरू हुआ है, अभी देखते जाओ आगे कितना कुछ आएगा। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आएंगे, मुझे लिखना भी पड़ेगा बहुत जगह कि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये लो आ गया, ये आ गया लो, अब सीधे इंपॉर्टेंट नहीं आया, अब सीधे वेरी इंपॉर्टेंट वाला पधार गया। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्या कहता है साहब, ध्यानपूर्वक सुनना। यहाँ पर ये एक चीज की बात कर रहा है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। तो सुनिए, 2024 में 2024 में, अब वो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को हिंदी और अंग्रेजी में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ही लिखते हैं। पहले तो ये होता क्या है, ये बेसिकली जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उन सब की बेसिकली एक मीटिंग होती है जहाँ पर सारे इन्वेस्टर्स आपस में आके मिलते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हमको मध्य प्रदेश के अंदर जो है बेसिकली कितना पैसा लगाना है या कितना पैसा हमको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अभी बताऊंगा, अडानी वाला एक एग्जांपल लेके इसमें आपको बताऊंगा। तो 2024 में पहला, यानी कि फर्स्ट, फर्स्ट क्या, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। क्या बोला, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। तो 2024 में मध्य प्रदेश में पहला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये एक फैक्ट बन गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कहाँ हुआ था। तो साहब इसका आंसर क्या हो गया कि ये हुआ था आपका उज्जैन में। कहाँ हुआ था ये? तो ये आपका हुआ था उज्जैन में। कहाँ पर हुआ था साहब? ये आपका उज्जैन में हुआ था। कब हुआ था? मार्च, उज्जैन में मार्च महीने के अंदर जो है ये हुआ था। अभी रिसेंटली एक और खबर आई है जो इन्होंने इसमें बजट में नहीं डाली है, वो भी खबर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अब जो सेकंड रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा ये अभी जुलाई के महीने में ही होने वाला है, 20 जुलाई को होगा जबलपुर में। इसको भी नोट डाउन करना ज़रूरी है साहब, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर कहीं पर लिख दूँ कि जो दूसरे नंबर का, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। ये 2024 में मध्य प्रदेश का दूसरा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है। ये कहाँ होगा साहब? ये होगा जबलपुर में, ये जबलपुर में होगा साहब। और जबलपुर में होगा, और कब होगा तो वो तारीख भी आप सुन लो, जबलपुर में होगा और ये 20 जुलाई को होगा। और आज जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो साहब आज है तारीख 11 जुलाई, तो आज से 9 दिन बाद ये दूसरा वाला भी होने वाला है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो, काम आएगा, ठीक है साहब। अच्छा, जैसे कि जब ये उज्जैन वाला हुआ था तो इसमें अडानी जो जो अडानी ग्रुप है, तो अडानी ग्रुप ने कहा था कि हम 75,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश में जो है इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा। तो बेसिकली काफ़ी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, उद्योगपति आते हैं। इसको आप एक तरीके से, वो जो इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश होता है ना, आपने काफ़ी बार सुना होगा, इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश की मीटिंग हुई, इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश की कॉन्फ्रेंस हुई। तो ये बेसिकली मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करवाने का ही तरीका होता है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, और कुछ नहीं है, ठीक है साहब। चलो आगे बढ़े। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, यहाँ पर इसको याद रखना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी एक एक बढ़िया तगड़ा जो है फैक्ट आ रहा है। ये क्या कहता है कि पीएम मित्रा पार्क, मध्य प्रदेश में पीएम मित्रा पार्क कहाँ बनाया जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का, ठीक है ऐसा ही बोल देते हैं इसको, एमपी का पहला, एमपी का पहला, एमपी का पहला पीएम मित्रा पार्क, एमपी का पहला पीएम, मित्र नहीं है, मित्रा है, MITRA, पहला मित्रा पार्क कहाँ है? पहला मित्रा पार्क कहाँ है? तो इसका आंसर तो देखो लिखा ही है, धार जिला, लेकिन मैं एग्जैक्टली आपको गांव वगैरह सब कुछ इसमें बताऊंगा, जो पूरी कहानी है इसकी। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे, लेकिन उससे पहले साहब आप ये जान लो, मैंने इसमें आपके लिए लिखा था कि जो पीएम मित्रा योजना है
ये शुरू कब हुई थी? तो ये पीएम मित्रा योजना आप आपसे पूछ सकता है। तो ये पीएम मित्रा योजना साहब 2021 में प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी पीएम मित्रा योजना? 2021 में प्रारंभ हुई थी। अब धार जिले में मध्य प्रदेश का पहला पीएम मित्रा पार्क बनाया जाएगा, वो भी मैंने आपको लिखवा दिया। लेकिन एग्जैक्टली जो गांव है, गांव का नाम है भैंसोला। अब मुझे नहीं पता कि मैंने सही इसका उच्चारण किया है या नहीं, लेकिन स्पेलिंग से तो ये भैंसोला ही नजर आ रहा है। उसके बाद ये जो गांव है, तो भैंसोला क्या है? तो भैंसोला गांव का नाम है। भैंसोला क्या है? तो ये आपका गांव का नाम है। और तहसील कौन सी लगती है? बदनावर। बदनावर तहसील लगती है। तहसील कौन सी है? बदनावर तहसील है। और जिला तो है ही फिर धार, धार जिला है। तो जिला कौन सा है? धार। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला पीएम मित्रा पार्क है। और पीएम मित्रा पार्क में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो 5F, ये F को आप ऐसे ना बोल के 5F ऐसा बोल लो। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी पीएम मित्रा योजना के तहत 5F पर वर्क करते हैं। बेसिकली कुछ नहीं, उद्योग को बढ़ाने के लिए ये एक तरीके से, जैसे कि फार्म से मतलब खेत से फाइबर बनाओ, फाइबर से फैक्ट्री में लेके जाओ। फैक्ट्री फाइबर मतलब क्या है? धागा, धागा ही तो हो गया। कपास में से क्या निकालते हो? सूत निकालते हो। और उसी सूत को काट कर आप क्या बनाते हो? कपड़ा बनाते हो, कॉटन का कपड़ा बनता है। तो पहले खेत से आपने कोई भी कपास उठाया, उससे आपने फाइबर बना दिया, फिर उसको आप फैक्ट्री में ले गए। फैक्ट्री से फैशन, फैशन मतलब कपड़े वगैरह बना दिए, और फिर उसको फॉरेन में जो है क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया, उसका निर्यात कर दिया। तो फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन, तो 5 चीजें इसमें शामिल रहती हैं। तो पीएम मित्रा पार्क का अगर कोई आपसे उद्देश्य पूछ ले, तो पीएम मित्रा पार्क का जो उद्देश्य है वो कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देना है। कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देना है। कपड़ा उद्योग को क्या देना है? बढ़ावा देना है। ठीक है साहब, हो जाएगा याद। अच्छा, अब तुम जितना ज्यादा पीएम मित्रा पार्क बनाओगे, तुम जितना ज्यादा पीएम मित्रा पार्क बनाओगे, उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं जो मेक इन इंडिया का सपना है वो पूरा होगा। क्योंकि मेक इन इंडिया का मतलब ही है कि जितना हो सके भारत में बनाओ, है ना। और फिर एक और सपना बनाया हुआ है सरकार ने, मेक फॉर द वर्ल्ड, कि भारत के अंदर बनाओ, भारत के लिए भी बनाओ, लेकिन भारत के साथ साथ मेक फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए भी बनाओ, एक्सपोर्ट भी करो, निर्यात भी करो, वहां से भी पैसा कमाइए। ठीक है, तो ये लक्ष्य ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था साहब, ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद आपसे ये सिंपल चीज पूछ ली जाएगी कि मेगा लेदर फुटवेयर एवं एक्सेसरीज, तो लेदर चमड़े के जूते वगैरह से संबंधित है। तो मेगा लेदर फुटवेयर एवं एक्सेसरीज, तो ये कहाँ पर है? तो ये है सीतापुर। सीतापुर कहाँ आता है? जिला मुरैना में आता है। सिंपल ये फैक्ट है, ये सिंपल फैक्ट है, इसको बस सिंपल आपको याद कर लेना है, ऐसे इसमें कुछ और खास कहानी नहीं है। उसके बाद उज्जैन का नाम दोस्तों वापस से आया है। अभी उज्जैन का नाम कैसे आया था कि उज्जैन में 2024 में मध्य प्रदेश में जो पहला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ था उसकी बात हुई थी। तो उज्जैन का नाम यहाँ पर क्या आ गया है? तो उज्जैन में इन्होंने एक जगह का नाम लिया है। जगह का नाम क्या है? विक्रम उद्योगपुरी। तो उज्जैन में दोस्तों एक जगह है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा इलाका है जहां पर उद्योग वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह काफी बनी हुई हैं। तो विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन का ये इलाका है। ठीक है, तो विक्रम उद्योगपुरी में कौन सा पार्क स्थापित किया गया है? तो उसका नाम सुन लीजिए। विक्रम उद्योगपुरी जो कि उज्जैन जिले में आता है, वहां पर कौन सा पार्क स्थापित किया गया है दोस्तों? तो वहां पर जो पार्क स्थापित किया गया उसका नाम है मेडिकल डिवाइस पार्क। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है साहब, इसको याद रखना। तो मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्टैब्लिश किया गया है? विक्रम उद्योगपुरी, जो कि कौन से जिले में आता है? उज्जैन जिले में आता है साहब। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखना। आगे तो बाकी ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, इस पे खैर कोई क्या कहते हैं, ऐसा कोई खास फैक्ट तो है नहीं, तो हम इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। आप यहां पर अपनी तरफ से क्या नॉलेज लगा सकते हो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब समझते हो? ये एक तरीके का सूचकांक है, यानी कि एक तरीके का इंडेक्स है कि मध्य प्रदेश में व्यापार करना कितना आसान है, ये इसको दर्शाता है।
तो मध्य प्रदेश में व्यापार करना क्या, पूरे हिंदुस्तान में जो अलग अलग स्टेट्स हैं वहां पर व्यापार करना कितना आसान है, उसके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। तो आपके स्टेट में जितना ज्यादा व्यापार करना आसान होता है उतना ही आपके स्टेट को अच्छा माना जाता है, क्योंकि व्यापार करना आसान है मतलब व्यापार के लिए अनुकूल है ना आपका स्टेट। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहली चीज ये हो गई साहब। इसको मैं एक मिनट फोन को साइड रखूं, आजकल फोन इतने हैवी हैवी होते हैं, हाथ में दर्द हो जाता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। और दूसरा क्या है साहब, दूसरा इसमें था आपका ईज ऑफ लिविंग, कि मध्य प्रदेश में रहना कितना आसान है। तो जहां पर बिजनेस करना भी आसान हो, जहां पर रहना भी आसान हो, तो ये तो अच्छी चीजें हैं साहब। तो ईज ऑफ लिविंग भी एक तरीके का क्या है, ये भी एक तरीके का सूचकांक है। ठीक है साहब। और क्या है, इन दोनों में आपको क्या करना है, तो इन दोनों में आपको एमपी की लेटेस्ट रैंक पता करनी है। इन दोनों में आपको क्या करना है, एमपी की लेटेस्ट रैंक पता करनी है। और जो आप रजिस्टर बना रहे हो क्रांति यूट्यूब बैच का पूरा कंप्लीट रजिस्टर, उसमें लिख लेना है। और साथ ही आप इन दोनों में एमपी की जो वर्तमान रैंक है उसको अच्छे से रिसर्च करना। गूगल पर लिख देने मात्र से जो पहला आंसर है वो हो सकता है आउटडेटेड हो। तो 3-4 जगह पर आप उसको देखिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइएगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एमपी की क्या रैंक है और ईज ऑफ लिविंग में एमपी की क्या रैंक है। तो अपने रजिस्टर में भी लिख लेना और कमेंट सेक्शन में भी टाइप करके बताना, ताकि हम भी देख सकें उस चीज़ को कि आपने वो चीज़ की है या नहीं की है। ठीक है। अच्छा, अब देखो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में आपको इसलिए नहीं सोचना क्योंकि इन्वेस्टर समिट बेसिकली वही चीज़ है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पढ़ाया था आपको उज्जैन वाला और आने वाला जबलपुर वाला, ये बेसिकली वही चीज़ है। तो इसके लिए अभी हम थोड़ा न्यूज़ में और इंतज़ार करेंगे, अभी आप इस पर सर्च करेंगे तो आपको कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, और देखें आगे, और देखें मध्य प्रदेश में एक और योजना चलती है, मध्य प्रदेश राज्य क्लस्टर योजना। कौन सी, मध्य प्रदेश राज्य क्लस्टर योजना। आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज देखो साहब कि क्लस्टर मतलब समझ रहे हो, क्लस्टर क्या होता है। क्लस्टर मतलब होता है साहब कि कंपनियों का झुंड, कि एक ऐसा इलाका जहां पर बहुत सारी कंपनीज बनी हुई हैं। तो ऐसे जितने ज्यादा क्लस्टर हमारे प्रदेश में होंगे उतना ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, सीधी सी बात है। तो अगर आपसे पूछ लेता है यहां पर, ये सिंपल फैक्ट आपसे पूछ लेगा, ये सिंपल फैक्ट आपसे पूछ लेगा कि 2023-24 में मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर कितने क्लस्टरों को विकास अनुमति प्रदान की गई है। मतलब जो बीता जो वर्ष निकल के गया है उसमें मध्य प्रदेश के अंदर कितने क्लस्टर बनाने की अनुमति दी गई है। तो आंसर क्या है, 9 क्लस्टर। कितना, 9 क्लस्टर। और मैंने आपको बोल दिया है क्लस्टर मतलब एक बड़ा समूह होता है ना। तो ये मान के चलो एक क्लस्टर है, परंतु इस क्लस्टर के अंदर बहुत सारी कंपनीज होंगी, बहुत सारी यूनिट्स होंगी, बहुत सारी यूनिट्स होंगी। तो 9 क्लस्टर्स को इजाजत दी है, तो 9 क्लस्टर्स के अंदर तो ना जाने कितनी कंपनीज आएंगी। तो देखो उन्होंने आंसर दे भी रखा है कि ये जो 9 क्लस्टर हैं इनके अंदर टोटल कितनी इकाइयां, कितनी यूनिट्स हैं कंपनीज की, तो 365। सही बात है, क्योंकि क्लस्टर का मतलब तो झुंड होता है, पूरा समूह होता है। तो 9 क्लस्टर, और 9 क्लस्टर के अंदर कितनी यूनिट्स, कितनी इकाइयां, 365 इकाइयां। ठीक है, याद रख पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो 9 वाला। उसके बाद दोस्त आगे देखना, स्टार्टअप्स के लिए भी काफी जो है यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। युवा उद्यमी, उद्यमी का मतलब समझते हो, अंग्रेजी में कहते हैं एंटरप्रेन्योर। इसको एंटरप्रेन्योर नहीं बोल के अंग्रेजी में सही प्रोनाउंसिएशन इसका है एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी इनोवेटिव आइडिया पर, किसी नवाचार पर आधारित अपना बिजनेस खड़ा करता है, जैसे कि जोमेटो हो गया, लेंस कार्ट हो गया, है ना। तो ये सब कौन है, एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है। तो ज़्यादातर जो युवा लोग हैं यही आजकल इसको बढ़ावा देते हैं। और जो स्टार्टअप्स का जो कल्चर है, स्टार्टअप ओपन होते रहते हैं। जोमेटो क्या है, स्टार्टअप ही तो है। लेंसकार्ट क्या है, स्टार्टअप का ही तो एग्जाम्पल है। और यही स्टार्टअप जब अब बढ़िया सक्सेसफुल होते चले जाते हैं तो बढ़िया ग्रो करते चले जाते हैं। तो बेसिकली इन स्टार्टअप के जो मालिक होते हैं उन्हीं को तो एंटरप्रेन्योर कहते हैं, हिंदी में आप उद्यमी कह देते हो। रिसेंटली मैंने अपने मेंस कोर्स में आज के ही दिन 11 जुलाई को, मैंने 1 जुलाई से पढ़ाना स्टार्ट किया था और 11 दिन के अंदर आपके मेंस के सिलेबस में कंप्लीट जो GS4 के अंदर पूरा का पूरा उन्होंने एक नया सब्जेक्ट जोड़ दिया है, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता। वो पूरा मैंने 11 दिन के अंदर समाप्त कर दिया। अब आप ये मत सोचना कि मात्र 11 दिन, वो दिन 11 हैं, लेकिन उसमें हर दिन 2-2 लेक्चर हुए हैं और वो हर लेक्चर 2-2 घंटे का है। तो आप समझ लीजिए
40-45 घंटे का कंटेंट है वो, और खूब अच्छे खासे उसके नोट्स हैं। और आज हमने उसका लास्ट जो दी एंड किया था वो केस स्टडी की आंसर राइटिंग करके किया था, तो उसमें बड़े तगड़े मजे आए थे। तो दोस्त मैं अब लगातार आपसे कहता हूँ कि मेंस का कोर्स इसके साथ साथ देखते रहो। सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी से कुछ नहीं होता। सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करना मतलब ऐसा है कि खोखला जमीन, कि ठीक है जमीन बन तो गई, रोड बन तो गई, लेकिन चलने लायक नहीं है। तो सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर कर तो लिया लेकिन मेंस के लिए रेडी नहीं है, तो बस खोखली प्रिपरेशन है, क्या ही होना है फिर आगे जाके। और 7-8 महीने का अच्छा खासा समय मिला है, तो साथ में मेंस का कोर्स पढ़ते चलो। तुमको लगता है कि मेंस का कोर्स हमको नहीं पढ़ना, हम अकेले ही मेंस की सेल्फ स्टडी कर लेंगे, तो वीडियो देखो हमारी, उसमें किताब जो बताई उनके अनुसार पढ़ना शुरू करिए, लेकिन शुरू तो करिए साहब, ठीक है। अच्छा, अब चलो स्टार्टअप्स के लिए तो ये हमने समझ लिया ना। स्टार्टअप्स के लिए और क्या देखा है, तो सुनो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि महिलाओं द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है। तो महिलाओं द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या मध्य प्रदेश में 666 है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्टअप्स ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष शुरू कर रहे हैं, महिलाएं भी शुरू कर रही हैं। तो महिलाओं के द्वारा कितने स्टार्टअप्स शुरू किए गए हैं और सरकार ने उनको अनुमति भी दे दी है, तो वो कितने हैं मान्यता प्राप्त, 666, याद रखना बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। इसी प्रकार 16 नवीन इनक्यूबेटरों की भी स्थापना की गई है। ये तो भैया गजब क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में बीते वर्ष में कितने इनक्यूबेटर शुरू किए गए हैं। तो 16 नवीन इनक्यूबेटर। अब आप सोच रहे हो कि सर वो तो ठीक है, 16 तो हम याद कर लेंगे, 16 तो हम याद कर लेंगे, लेकिन पहले ये तो बताओ इनक्यूबेटर होते क्या हैं। तो देखो भैया, इनक्यूबेटर बायोलॉजी में अलग मतलब है और यहाँ पर उद्यम में अलग मतलब है। तो इनक्यूबेटर का मतलब वो कंपनी, इनक्यूबेटर का मतलब वो कंपनी जो दूसरी कंपनी को स्टार्ट करने में मदद करती हैं, जो दूसरी कंपनी को स्टार्ट होने में मदद करती हैं। मतलब ये बेसिकली वो कंपनीज हैं जो दूसरी कंपनियों की मदद करती हैं ताकि वो स्टार्ट हो सकें। तो अगर इनकी संख्या 16 है और हर किसी कंपनी ने 10-10 को भी, हर किसी इनक्यूबेटर ने 10-10 कंपनी को भी सपोर्ट किया, तो 16 इंटू 10 कम से कम 160 नए स्टार्टअप शुरू हो सकते हैं साहब, ठीक है। तो ये वो कंपनी है जो दूसरी कंपनी को स्टार्ट करने में मदद करती हैं, जो दूसरी कंपनी को स्टार्ट करने में क्या करती हैं, मदद करती हैं साहब, ठीक है। इतना हो गया, बढ़िया, डंडना डंडन। महिलाओं वाले मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या याद कर ली, 666। और उसके बाद ये आप लोगों ने याद कर लिया कि कितने नए इनक्यूबेटर खोले गए हैं मध्य प्रदेश में, तो उनकी संख्या है 16। और वैसे आप देखो मध्य प्रदेश में स्टार्टअप्स की संख्या भी तो देख लो। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप्स की संख्या 1104 है। ये तो नए वाले हैं, सोचो बहुत हजारों में है। तो बहुत मुश्किल ही ऐसा क्वेश्चन है कि अगर ऐसा पूछे कि कितने स्टार्टअप है, क्योंकि ये तो बदलते रहती है ना इसकी संख्या, तो ऐसा नहीं पूछेगा। ये वाला याद रख लेना, इनक्यूबेटर वाला और ये महिला स्टार्टअप वाला। उसके बाद दोस्तों आगे देखें, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। कौन सी योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। तो इसमें तो केवल नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये मध्य प्रदेश के लेवल की योजना है। और इनका काम क्या है, इनका काम इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स को बढ़ाना है। इनका काम क्या है, इंडस्ट्री को बढ़ाना और स्टार्टअप को बढ़ाना। लेकिन ये आपको ज़रूर बता देता हूं मैं कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू कब की गई है, ये मैं आपको ज़रूर बता देता हूं। तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का प्रारंभ हुआ था साहब 1 अक्टूबर 2021। कब हुआ था, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको अच्छे से मैं। इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी, इसका जो स्टार्टिंग डेट था वो कितना था, 1 अक्टूबर 2021। कितनी थी, 1 अक्टूबर 2021। और जो इसके अंदर होता क्या है वो देख लो कि इसके अंदर अंतर्गत जो बेरोजगार युवा हैं उनको व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसा देती है सरकार। यानी कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो बेरोजगार युवा है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसको उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार लोन देती है। उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए
मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार ऋण देती है, ऋण मतलब लोन देती है, ऋण मतलब लोन देती है। अब यहाँ पर अगर पूछ लिए वो प्रीलिम्स में कि जो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, इसके अंतर्गत जो बेरोजगार युवाओं को व्यापार के लिए जो लोन दिया जा रहा है, जो ऋण दिया जा रहा है, उसकी रेंज क्या है? तो इसकी रेंज दोस्त 1 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक की इसकी जो है रेंज है। और इसमें एक खासियत और है कि जो टोटल ब्याज लगती है ना, जो टोटल इंटरेस्ट लगना चाहिए, जो टोटल इंटरेस्ट लगना चाहिए, जो टोटल इंटरेस्ट लगना चाहिए, उस पर 3% की छूट भी देती है सरकार। उस पर कितनी परसेंट की छूट देती है सरकार? 3% की छूट पे। तो लोन भी मिल रहा है, बेरोजगारी भी खत्म हो रही है और ब्याज दर में भी छूट मिल रही है, तो है ना एक बढ़िया चीज। तो 1 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी, तो ये इसका पूरा फैक्ट आप याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और देखें, और देखें। उद्योग के क्षेत्र में फाइनली 2024-25 में कितना पैसा लगाया हुआ है वो मत पढ़ो। उद्योग के क्षेत्र में कितना पैसा सरकार ने लगा दिया 2024-25 में ये मत पढ़ो, लेकिन पिछले साल की तुलना में कितना प्रतिशत बढ़ा दिया है। तो पिछले साल की तुलना में उद्योगों के अंदर सरकार ने 40% पैसा इंक्रीज कर दिया है, ठीक है साहब। चलिए आगे देखें, आगे क्या बात करता है? आगे बात करता है वो ग्रामीण विकास की। किसकी बात करता है? ग्रामीण विकास की। तो ग्रामीण विकास में इन्होंने क्या कह दी लाइन? तो ग्रामीण विकास में इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर दी। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित उन्होंने बजट में ऐसा कोई फैक्ट नहीं डाला, परंतु प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू कब हुई है तो उसकी तारीख जरूर डालिए, 25 जून 2015, वो लिख लो आप, 25 जून 2015, 25 जून 2015 ये जो है उसकी तारीख डाली गई है साहब, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना। अब ऐसे ही नीचे आपसे पूछ लेगा, अब ये मत याद करना प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2024-25 में बजट में कितना पैसा डाला है। ऐसे तो फिर बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इसमें पागल नहीं बनना अपने को। ये 25 जून 2015 याद कर लिया। ऐसे ही ग्रामीण विकास के लिए एक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी है, इसका भी आप तारीख याद कर लो कि ये कब स्टार्ट हुई थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ये 25 दिसंबर सन 2000 में शुरू हुई थी, ये काफ़ी पुरानी है। ये 25 दिसंबर सन 2000 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है साहब। इसमें इतना याद रख लो, बाकी कुछ और फैक्ट है नहीं, मैंने पूरा पढ़ लिया, आप चाहो तो आप भी पढ़ लेना, ऐसा कुछ फैक्ट उन्होंने दिया नहीं है। अब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में उन्होंने कितना पैसा लगाया, वापस से इसको भी आपको याद करने की इच्छा जरूरत नहीं है। देखो मैं जिस पे मैं ये कह रहा हूँ ना कि इसको याद करने की इच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको पढ़ना मत, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एग्जाम में नहीं आ सकता, लेकिन कंपैरेटिवली उसकी चांस कम होती है एग्जाम में आने की। तो अब आपको देखो कुछ ना कुछ तो साइड करना ही पड़ता है, ऐसे तो फिर इतना डेटा है आप पागल हो जाओगे, बाल नोच लोगे अपने। तो वो उतना रिस्क में तो हमको चलना पड़ता है और कायदे से उतनी रिस्क की इजाजत है। आप 100 में से 85 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी में अगर सही करके आ रहे हो, बाकी बाकी जो कैटेगरीज हैं वो 5-10 कम कर लो तो निकल जाएगा कैलकुलेशन। तो अगर जनरल कैटेगरी में कोई व्यक्ति 85 क्वेश्चन भी सही करके आ रहा है तो उसका काम हो जाता है, मतलब 15 क्वेश्चन तो किसी से नहीं बनने वाले, जनरली बात है, ठीक है। तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, तो वो ऐसा हर फैक्ट याद करते जाओगे तो पागल हो जाओगे, वो भी नहीं करना है। उसके बाद स्वयं सहायता समूह की जो है बात करी गई है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है, जो स्वयं सहायता समूह, समझते हो आप, सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं बना लेती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ताकि आपस में मिलके वो पैसा वगैरह एकत्रित कर लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का अगर आपको काम नहीं पता है तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे कि मान के चलिए 5 महिलाएं हैं, ये गांव में रहती हैं और ये घर घर जाके मेड का काम, जो बाई का काम होता है वो करती हैं, मान के चलते हैं। या शहर में रहने वाली 5 महिलाएं जो घर घर जाके बाई का यानी कि मेड का काम करती हैं। तो अगर ये 5 महिलाएं आपस में मिल जाएं और कुछ कुछ पैसा डेली सेव करें या मंथली सेव करें तो सालाना इनके पास ठीक ठाक पैसा हो जाएगा। अगर ये निरंतर रूप से 3-4 साल अपनी सेविंग को कंटिन्यू रखती हैं तो उस सेविंग के बिहाफ पर
कोई बैंक इनको अच्छा खासा लोन दे सकती है, ये देखते हुए कि कितनी कंसिस्टेंटली इस ग्रुप ने, महिलाओं के इस ग्रुप ने कितना अच्छे सेव किया है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होने का फायदा होता है, स्वयं सहायता समूह। तो स्वयं सहायता समूह को जितने भी हमारे मध्य प्रदेश में हैं, तो ऑनलाइन माध्यम से सरकार ने इनको लोन अप्रूव करवाए हैं। क्या अप्रूव करवाए हैं? इनको लोन अप्रूव करवाए हैं, इनके ऋण जो है वो स्वीकृत करवाए हैं। ठीक है साहब। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, ऑनलाइन माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को लोन प्रोवाइड करवाने के मामले में मध्य प्रदेश का देश में जो रैंक रही है ना साहब, वो पता है कितनी रही है? प्रथम स्थान रहा है। और ये केवल 2024 या 23 या 22 या 21 की कहानी नहीं है, ये 2020 से लगातार, 2020 से लगातार एमपी की रैंक कितनी रही है? एमपी की रैंक रही है, एमपी की फर्स्ट रैंक रही है, एमपी की फर्स्ट रैंक रही है। काय में एमपी की फर्स्ट रैंक रही है साहब? कि जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनको ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से बैंक के जरिए क्या दिलवाया गया है? बैंक के जरिए जो है दोस्तों इनको लोन दिलवाया गया है। तो ये करवाने में मध्य प्रदेश की फर्स्ट रैंक रही है पूरे देश में, बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद दोस्तों क्या कहा गया है कि एक आपने देखा होगा नमो ड्रोन दीदी योजना, तो इस पर थोड़ा सा आप 2-3 लाइन सर्च कर सकते हो। यहाँ पर ड्रोन का कैसे उपयोग किया जा रहा है, महिलाओं की मदद कैसे की जा रही है, खेती में मदद कैसे की जा रही है। तो नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों आप साफ देख सकते हो, वहां पर लिखा है मध्य प्रदेश के 89 सेल्फ हेल्प ग्रुप को, 89 स्वयं सहायता समूहों को नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलें। आगे देखो क्या दे रखा है। एक और यहाँ पर योजना का इन्होंने नाम बोला हुआ है, ग्रामीण आजीविका मिशन योजना, यानी कि रूरल लाइवलीहुड मिशन। कौन सा? रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत सरकार ने पिछले साल की तुलना में कितना पैसा बढ़ा दिया है? तो सरकार ने पिछले साल की तुलना में 33% बजट जो है वो बढ़ा दिया है। काय में? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ग्रामीण आजीविका मिशन में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। ओके। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा जरा हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने मनरेगा योजना की थोड़ी सी यहाँ पर बात करी है। और मनरेगा योजना की बात इन्होंने क्या की है कि मनरेगा योजना साहब, ठीक है, मनरेगा योजना अगर आपको नहीं पता है कब चालू हुई थी तो खुद से सर्च करो, ये तो बहुत बेसिक चीज है, अब तक आपको ये पता होना चाहिए। और नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, नोट डाउन करो, सर्च करो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मनरेगा योजना के तहत 2024-25 में सरकार ने कितना करोड़ पैसा लगाया है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि मनरेगा प्रोजेक्ट के अंदर सरकार ने जितना भी पैसा लगाया है उस पैसे में से 20 करोड़ रुपया, कितना करोड़ रुपया? 20 करोड़ रुपया कौन से दिन के लिए बचा के रखा गया है? मानव दिवस। अब आप कहोगे सर मानव दिवस, अरे वही नेशनल ह्यूमन राइट डे। मुझे तो मानव दिवस यहाँ पे जब ये बोलता है तो नेशनल ह्यूमन राइट डे ही लग रहा है, जो मानव अधिकार दिवस होता है मुझे वो लग रहा है। मानव दिवस, ह्यूमन डे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, मानव अधिकार दिवस जो है जरूर होता है। तो मनरेगा एक तरीके से मानव अधिकार ही है ना, रोजगार के लिए। तो अगर आपको पता हो तो जो मानव अधिकार दिवस होता है, ह्यूमन राइट्स डे, मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे, ये प्रत्येक वर्ष दोस्तों हर साल कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। तो उसके लिए इन्होंने मनरेगा योजना के तहत 20 करोड़ रुपया बिल्कुल अलग करके रखा हुआ है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा, ये कुछ फैक्ट है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े तो ये बहुत तगड़ी चीज है, यहाँ पर जो आपको सीखने वाली चीज है, ये बहुत तगड़ी चीज है। यहाँ पर इन्होंने एक योजना का नाम लिखा है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना। हिंदी अंग्रेजी में इस योजना का दोस्त यही नाम है, ठीक है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना। तो ये मैं समझता हूँ ये 2021 में आई है, मैंने लिखा है क्या? हम्म ये जो योजना है ना ये 2021 में आई है साहब।
और आपको पता है इस योजना को कितने साल के लिए लाया गया है? इस योजना को 5 साल के लिए लाया गया है। 5 साल मतलब फॉर 5 ईयर्स। फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स कैसे काउंट होंगे? 2021 में 5 मत जोड़ना, वो तो फिर 6 साल हो गए। 5 साल ऐसे काउंट होंगे, एक 2021 का हो गया, एक आपका 2022 का हो गया, एक आपका 2023 का हो गया, एक आपका 2024 का हो गया, और एक आपका 2025 का हो गया। तो ये हो गया ना 5 वर्ष। तो 5 वर्ष के लिए इस योजना को बेसिकली बनाया गया है। ठीक है साहब। अच्छा, अब जब ये योजना आई है ना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना, तो इसने एक योजना की जगह ली है। आपने योजना सुनी है मिड डे मील योजना? हर 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 व्यक्ति ने सुनी होगी मिड डे मील योजना, मिड डे मील स्कीम। तो बेसिकली मिड डे मील स्कीम की जगह पर आई है ये, इसको रिप्लेस करके आई है। जो मिड डे मील योजना है, मिड डे मील योजना की जगह पर आई है ये योजना। ठीक है। मिड डे मील शायद मेरे ख्याल से 1995 में शुरू हुआ था, कितना सही है। मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी? 1995 से। तो 1995 से चल रही थी ये। तो काम नहीं बदला है, काम तो अभी भी कर रहेंगे वही, बस इस योजना की जगह पर ये योजना आ गई है। और ये कितने साल के लिए आई है? 5 साल के लिए आई है। इसमें ये चीज ज्यादा जरूरी है। ठीक है साहब। अच्छा, अब इसमें एक चीज और सुनो। ये जो पोषण शक्ति योजना है ना, इसके अंतर्गत अभी तक क्या होता था? इसके अंतर्गत अभी तक क्या होता था, मैं सुन लो यहाँ पे ध्यान से। हाँ, मैं इसी को मार्क करके बता रहा हूँ साहब, इसी को मार्क करके बता रहा हूँ। इसके तहत क्या होता था कि जितनी भी रसोइयां इस योजना के अंतर्गत चलती थी, जितनी भी किचन इस योजना के अंतर्गत चलती थी, तो उनको कितना पैसा दिया जाता था पर मंथ? 400 रुपया। 400 पर मंथ दिया जाता था। परंतु अब इसको बढ़ाया जा रहा है, अब इसको किया जा रहा है 3,400। तो नए फॉर्मेट के अनुसार कितना हो गया अब ये? 3,400 पर महीना। आप सोच रहे हैं कितना अच्छा खासा बढ़ा दिया। तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत जो रसोइयां जो खाना बनाती हैं, बच्चों तक खाना पहुंचाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, तो उनको 400 रुपये पर महीना मिलता था, क्योंकि सस्ते में काम होता था। वहां पर जो अनाज आता है वो भी बहुत किफायती कीमतों वाला आता है। तो अब प्रत्येक किचन को कितना मिलेगा? 3,400, ताकि और अच्छा खाना और पौष्टिक खाना, उसकी क्वांटिटी बढ़ा के, उसमें वैरायटी बढ़ा के उसको दिया जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आज के लेक्चर में रुक जाओ, धीरे धीरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आएंगे। तो मैं इसको हटा रहा हूँ साहब अब, है ना। आप देख लो, 400 प्रतिमा मिलता था, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? देखो वो लिखा है 3,000, 3,400। तो सिर्फ 3,000 नहीं, वो ऑप्शन में पूछ लेगा, ऑप्शन में बोल देगा 400 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 1,000 कर दिया है, या 2,400 कर दिया है, 3,400 कर दिया है, 3,000 कर दिया है। तो 3,400 इज द राइट आंसर साहब। ठीक है साहब। चलो आगे देखें, आगे कौन सी योजना बोलता है? आगे योजना बोलता है साहब ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या बोलता है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ कब होती है? तो पहले आप उसका ईयर लिख लो, 1 जुलाई 2015। क्या लिख लो साहब? 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ हुई थी क्या? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और इसके अंतर्गत ये जो 2024-25 वाला वर्ष है ना, इसके अंतर्गत जो 2024-25 वाला वर्ष है, इसमें कितने वाटर कंजर्वेशन का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा? तो जल संरक्षण करने के लिए, जल ग्रहण करने के लिए टोटल 1,000 संरचनाएं यानी कि स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? 1,000। तो आप ऑप्शन देखें, कितना प्यारा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए बी सी डी। और यहां पर जब आप विकल्प देखें तो साफ लिखता है, वो 1,000 लिख देगा, 2,000 लिख देगा, 3,000 लिख देगा, और 4,000 लिख देगा। ऑप्शन वाइज सिंपल लग रहा है। क्या बोलेगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 2024-25 में मध्य प्रदेश में कितने जल ग्रहण, वाटर कलेक्शन संरचनाएं, स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1,000 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। उसके बाद आगे देखें, उसके बाद आगे देखें, एक और इन्होंने अभियान का नाम यहां पर लिखा हुआ है। इस अभियान में आपको क्या करना है? जल गंगा संवर्धन अभियान। सबसे पहले तो आपको इसके बारे में 3 लाइन लिखनी है। ये मैं अपना इसको 3 लाइन रूल कह देता हूं साहब।
3 लाइन रूल इसमें आपको अपनाना है। तारीख किसके लिए है और अगर पैसा दिया जा रहा है तो क्या दिया जा रहा है। परंतु इसका मैं आपको मतलब समझा देता हूं। जल गंगा संवर्धन अभियान, इसका प्रश्न ऐसे बन सकता है कि जल गंगा संवर्धन अभियान में निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है या क्या क्या आता है, तो पता होना चाहिए। क्या इसमें केवल नदी की साफ सफाई होती है? तो नहीं भैया, सुनिए। जितने भी जल स्रोत होते हैं, जल स्रोतों का संरक्षण करना है। जल स्रोत समझते हो? वाटर सोर्स, जहां से पानी प्राप्त हो रहा है, तो उनका हमको कंजर्वेशन करना है, उनका संरक्षण करना है, उनको बचा के रखना है, ठीक है। साथ ही साथ जो जल संरक्षण के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए जो स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं, जो संरचनाएं बनाते हैं, वो बनाना है। उसी के साथ साथ घाट पर और धार्मिक स्थलों पर जो साफ सफाई की जाती है वो भी इसमें शामिल है, तो उसको भी आप इसमें याद रखना, ठीक है साहब। अच्छा, उसके बाद एक और यहां पर तगड़ा फैक्ट आ रहा है, एक और यहां पर तगड़ा फैक्ट आ रहा है। एक पोस्ट होती है साहब, एक पोस्ट होती है जिसको हम कहते हैं ग्राम रोजगार सहायक। अंग्रेजी में भी ग्राम रोजगार सहायक कहते हैं और हिंदी में भी ग्राम रोजगार सहायक, जीआरएस कहते हैं शॉर्ट में इसको, ठीक है। तो जीआरएस कहां पर होता है? हर ग्राम पंचायत में एक जीआरएस होता है, ठीक है। हर ग्राम पंचायत में। इसके एग्जाम वगैरह भी होते हैं, आपने कई बार सुना होगा इसकी भर्ती, ग्राम ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती आ गई, भर्ती आ गई, हाय हल्ला हो जाता है। तो ग्राम रोजगार सहायक हर ग्राम पंचायत में होता है। कहां पर होता है? हर ग्राम पंचायत में होता है। अब आप कहोगे सर इसका काम क्या होता है, तो इसका जो काम है दोस्त वो इसके नाम में छुपा है, क्योंकि इसमें एक शब्द आता है ग्राम रोजगार सहायक। ये एक प्रशासनिक पद है, जैसे सचिव होता है ना, जैसे सरपंच क्या हो गया, ये इलेक्टेड हो गया, निर्वाचित। सरपंच जो है वो प्रशासनिक पद है। ऐसे ही ग्राम रोजगार सहायक ये भी एक प्रशासनिक पद है। इसका बेसिकली काम क्या होता है, सुनो। जैसे कि रोजगार संबंधित है, हर गांव में मनरेगा योजना चलती है, ग्रामीण इलाकों के लिए है मनरेगा योजना। तो मनरेगा योजना सही तरह से लागू हो रही है या नहीं? मनरेगा योजना सही तरह से, मनरेगा योजना सही तरह से लागू हो रही है या नहीं, ये चेक करता है, हो रही है या नहीं। तो ये चेक करता है कौन? ये जीआरएस नाम का बंदा, ग्राम रोजगार सहायक। इसका काम ही यही होता है कि ये चेक करना कि जो ग्राम पंचायत है वो मनरेगा का जो लाभ है वो गांव के लोगों को पहुंचा रही है या नहीं पहुंचा रही, काम उपलब्ध उनको करवा रही है या नहीं करवा रही। तभी तो इसके नाम में क्या है, इसके काम में आप, इसके काम नाम एक शब्द है रोजगार, तभी तो इसका संबंध मनरेगा से है। तो इसको आप याद रखिएगा। अब ये फैक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है साहब? क्योंकि क्योंकि क्या कहा गया है, इसकी जो सैलरी है, मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने जो पंचायत में सचिव होते हैं उनको भी उन्होंने सेवेंथ पे कमीशन यानी कि 7वें वेतनमान के हिसाब से उनकी सैलरी बढ़ा दी है। ऐसे ही जो ग्राम रोजगार सहायक होता है जीआरएस, इसको पहले जो प्रतिमाह रुपए प्राप्त होते थे वो कितने होते थे? 9,000। लेकिन अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? अब उसको बढ़ा के कर दिया गया 18,000, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा पहल है, ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है। इससे क्या होगा, वो व्यक्ति भी मोटिवेट फील करेगा कि सरकार ने मेरी सैलरी बढ़ाई है, तो अब मुझे अच्छी तरीके से ये देखना है कि कहीं मनरेगा का पैसा, मनरेगा का जो पैसा है वो ग्राम पंचायत खा तो नहीं जा रही, गटक तो नहीं जा रही, उसको प्रॉपर लागू करवाया जा रहा है या नहीं, लोगों तक उसका फायदा, उसका रोजगार जो है पहुंचाया जा रहा है या नहीं। ठीक है दोस्त। अच्छा, फिर उसके बाद पंचायत ग्रामीण विकास के लिए कितना पैसा लगाया है वो अलग बात है। और दोस्तों यहां से हम शुरू करेंगे कल। अब बस एक लेक्चर और बचेगा। एक लेक्चर के अंदर जो 5वें नंबर का लेक्चर होगा आपका क्रांति यूट्यूब बैच में, इसमें आपका ये बजट वाला पोर्शन जो है 2024-25 का एकदम सुपर तरीके से कंप्लीट होगा। इसमें जिसने पूरा ये बजट पढ़ा हुआ है, कितने सारे फैक्ट इसमें रास्ते में मिलते हैं ये हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते हो जो देख रहे हो। जब ये खत्म हो जाएगा ना, तो छठे लेक्चर से मैं जो है क्या शुरू करूंगा, 2000 मैं बताऊंगा आपको, फिर छठे लेक्चर में बताऊंगा। थोड़ा मुझे भी सोचने का समय चाहिए कि एग्जैक्टली मैं कौन सा टॉपिक फिर स्टार्ट करने वाला हूं। तो जाने से पहले हमेशा आपसे यही कहता हूं कि प्रीलिम्स की जो बुक लिस्ट बताई है उसको प्लीज करके पढ़िए, क्योंकि मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता इस बात को बार बार रिपीट करने में। प्रीलिम्स की बुक लिस्ट को अच्छे से पढ़िए, क्रांति यूट्यूब बैच को एक सपोर्ट की तरह, एक सहारे की तरह देखिए, इसका भी आप प्रयोग करिए। प्रीलिम्स का इतना आपने समय दे दिया,
इसके बाद जो आपका दिन का बाकी का 50% समय है उसको मेंस के कोर्स के अंदर जो लेक्चर्स हैं उसको पूरा करने के लिए जो है करिए, और फटाक से ऐप इंस्टॉल करिए और उस पर मेंस का कोर्स ज्वाइन करिए और मेहनत तगड़ी तरीके से करना शुरू करिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, टेक केयर।